Hi everyone, my name is Nikita and I welcome you all to today's session wherein we are going to talk about CLK, that is current legal knowledge for the month of June 2024. All right, so again, latest controversies, latest bills, कुछ judgments, कुछ हाई कोर्ट के judgments, कुछ सुप्रीम कोर्ट के judgments, इन सारी चीजों को अपन लीगली आज एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। चलो भाई देखते हैं क्या क्या हुआ जून में। लेट्स सी। ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी गोइंग टू कवर। कुछ कुछ इनमें से जानी पहचानी लग रही होगी जिनको अपन ने सेपरेट वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट नथिंग टू वरी। इंपॉर्टेंट है तो उनको अपन आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। ओके, या द फर्स्ट वन, रीनेमिंग केरला टू केरलम। तो भाई ये कंट्रोवर्सी हमने देखी है जहां पर केरला गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेकर आती है और वो केरला को केरलम बनाना चाहते हैं। ये जो इंग्लिश वर्ड है केरला, इसको मलयालम वर्ड से चेंज करना चाहते हैं और ये अपडेट वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बिकॉज दिस वर्ड हैज सम सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है? उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर और उनकी हिस्ट्री को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। इस पे काफी बात हुई और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये सेकंड टाइम हुआ है, ठीक है? जब उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार बोल रहे हैं इसको चेंज कर दो। लेट्स सी अब क्या होता है, बट फिलहाल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। कौन सा लॉ इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन के हिसाब से ये किया जा सकता है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है? चलो दैट्स वन। सेकंड, बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात आती है, सबसे पहले अभी ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी जो नवंबर 2021 से स्टार्ट हुई है, दिल्ली सीएम, दिल्ली एक्साइज केस, ठीक है? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, फिर उसके अंदर ईडी, देन सीबीआई, देन सुप्रीम कोर्ट, देन दिल्ली हाई कोर्ट, देन बेल, और वो सारी चीजें आ जाती है सामने, राइट? बट आज अपन उसका एक एंगल एनालाइज करने वाले हैं, उसको एक एंगल से एनालाइज करने वाले हैं, दैट इज बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में ईडी के पास क्या पावर्स होते हैं, बेल उसमें कैसे मिलती है, क्यों इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है पीएमएलए में, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी टुडे, ठीक है? वो वाला पार्ट अपन यहाँ पे एनालाइज करेंगे। आसाम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024, आसाम में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम आई है विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? और ये वहाँ के सीएम, इस मूव को वहाँ के सीएम ने लीड किया है और वहाँ पर ये स्कीम आ चुकी है और ये पहला स्टेट है जहाँ पर ऐसी कोई स्कीम आई है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कीम, क्या है स्कीम के अंदर, व्हाट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या जरूरत थी इस टाइप की स्कीम लाने की, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? देन यू हैव थाईलैंड लीगलाइजेस सेम सेक्स मैरिज। भाई इंडिया में तो ये ना हो पाया। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने बहुत ही एक एक वो शुड आई से बहुत ही क्लियर स्टैंड तो उनका नहीं था, बट ये बोल दिया गया था कि भाई सिविल यूनियंस अलाउड है, लिव इन रिलेशनशिप्स अलाउड है, बट सेम सेक्स मैरिजेस को अभी हम वैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते, ऐसा कुछ कोर्ट ने बोला था अक्टूबर में जब ये सेम सेक्स मैरिज पे डिसीजन आया था। बट रिसेंटली थाईलैंड में एक बिल पास हुआ है जहां पर उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। क्या उस बिल के प्रोविजंस है और क्या सीन है, अभी इसको अपन देखेंगे, ठीक है? देन implementation of anti-cheating act 2024, भाई amidst the scams which are going on in the country, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, फिर चाहे वो नीट हो, नेट हो, यूजीसी सीएसआईआर हो, इन सब से रिलेटेड इन्हीं के बीच में अपना जो लॉ फरवरी में आ चुका था वो अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के पर्पज से भी और अदरवाइज भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसको भी अपन बहुत ही सुपरफिशियली डिस्कस करने वाले हैं आज। देन पटना हाईकोर्ट जजमेंट्स ऑन रिजर्वेशंस इन बिहार, हमने देखा है बिहार में रिजर्वेशन चले गए 65%, फिर पटना हाईकोर्ट ने वापस उसको कम करके कर दिया 50%। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑल ऑफ दैट विल सी हियर। बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट ऑन हिजाब बैन, अभी कुछ दिनों पहले अपन ने इसको डिस्कस किया था कि नया ड्रेस कोड आता है, कुछ लोग उसे चैलेंज करते हैं, कोर्ट कहते हैं भाई ये ठीक है, सही मूव है। सो अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि आर्टिकल 19 और 25 की कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ जाती है, दैट्स वाई, ठीक है? तो ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। चलो भाई, स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, रीनेमिंग केरला टू केरलम। देखते हैं कैसे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ऑन जून 24 द केरला असेंबली पास a resolution asking the Indian central government to change the name of state in the constitution from Kerala to
केरलम। तो भाई केरला स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि भाई चेंज कर दो, केरला नहीं अब केरलम हो जाना चाहिए। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अपन इसको डिस्कस करते हैं। अब यार अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ये कैसे किया जा सकता है? इन्होंने तो रेजोल्यूशन पास कर दिया, बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कोई प्रोविजंस है जो ये अलाउ करते हैं कि आप आपके स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो? बिल्कुल ऐसे प्रोविजंस है। पहली बात तो इनका ये कहना है, अच्छा व्हाई दिस चेंज, सडनली ऐसा क्यों चेंज हमें देखने को मिल रहा है? यू रिमेम्बर ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, जैसे उड़ीसा का ओडिशा, राइट? ऐसा ही एक नाम चेंज आज अपन केरला वाले केस में देख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज अलाउड, राइट? ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, बट हाँ पहले भी बहुत सारे स्टेट्स हैं या ऐसी बहुत सारी सिटीज है जिनके नाम नाम चेंज हो चुके हैं, राइट? तो वैसे एक केस ये वाला है। नाउ देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द मलयालम नेम केरलम एंड द इंग्लिश नेम केरला used in the constitution's first schedule। हमें पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 12 शेड्यूल्स जहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड? पार्ट्स और आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेड्यूल 1 है वो आपको सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वहीं पर केरला का नाम अभी केरला ही है, उसी को चेंज करने की बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है ना, आर्टिकल 3, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है जो इस चेंज के बारे में बात करता है कि इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट, इफ यू वांट टू ऑल्टर द एरियाज बाउंड्रीज, और इफ यू वांट टू फॉर्मुलेट न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यू कैन डू इट एज पर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 को यहाँ पे समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इट सेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज, नेम्स एटसेट्रा। देखो यार, इंडिया के मैप के अंदर अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, आपको हियर रेफर्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अगर पार्लियामेंट को कोई भी चेंजेस करने हैं, फिर चाहे वो किसी एक स्टेट के दो पार्ट्स करने हो, उनको सेपरेट करना हो, जैसे कि जब एमपी में से छत्तीसगढ़ को अलग किया था, या आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग किया था, या बिहार में से झारखंड को अलग किया था, इस टाइप के कोई भी चेंजेस करना है वो आराम से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉ के थ्रू ही होगा ये सब, बट अलाउड है, किया जा सकता है। दैट्स वन। सेकंड, अगर आपको किसी दो स्टेट्स को मिलाना है, जोड़ना है, जोड़कर आपको कुछ बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स, ऑल ऑफ दैट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे दो कंडीशंस आती है। क्या कंडीशंस है? जब भी आप ऐसा कोई भी बिल लेकर आओगे या इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपको पहले तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स वन। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उस बिल को रेफर करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट को, ऑफ कोर्स फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उस बिल को रेफर किया जाएगा स्टेट को, जिस भी स्टेट के साथ चेंजेस हो रहे हैं उसके नाम में, एरिया में, बाउंड्री में, और फिर उनके जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बिल पास होगा। दोनों हाउस में से पास हो गया, प्रेसिडेंट साइन करेंगे और तब जाकर आपका वो बिल लॉ बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर आर्टिकल 3। तो ऑफ कोर्स जो भी केरला में अभी केरला का जो भी मूव है, नेम चेंज वाला, दैट इज बिल्कुल अलाउड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 3 में ये चीज अलाउड है। ठीक है, दैट्स द थिंग। नाउ यार क्यों ये किया जा रहा है? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस टर्म का। ठीक है, so if you talk about the etymology of Kerala, it was first used in writings in 257 BCE by Emperor Ashoka, who called it Kerala Putra। ठीक है, जिन्होंने उसको केरला पुत्र कहा था। तो पहली बार हमको यहाँ देखने को मिलता है ये टर्म केरला। देन जर्मन स्कॉलर डॉक्टर हरमन गर्डर्ट कनेक्ट्स द वर्ड टू कैरम। अच्छा, वो इस वर्ड को कैरम से कनेक्ट करते हैं। कैरम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एरिया बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब ये थोड़ा जीके वाला पार्ट हो गया, बट ठीक है, अपने काम का पार्ट वो लॉ वाला था। ठीक है, तो ये उसकी टर्मिनोलॉजी है भाई, अगर केरला की बात करें तो। देन फॉर्मेशन ऑफ केरला स्टेट, स्टेट बना कैसे? क्योंकि देखो इन सारे पॉइंटर्स का काम क्या है, इन सारे पॉइंटर्स का कहीं ना कहीं रिलेशन है इस नेम चेंज से। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग देम आल्सो। तो यार 1920s की बात है। मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रॉट टुगेदर पार्ट्स ऑफ ट्रावनकोर, कोचिन एंड मालाबार एरिया। इन सबको साथ में लाया गया, इंटीग्रेट करके एक मलयालम स्पीकिंग स्टेट बनाया गया। ठीक है, बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया 1 नवंबर 1956 को, अम, फिर से जब अपना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, जिसको अपन फजल अली कमीशन भी कहते हैं, उन्होंने ये रेकमेंड किया कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, और उस बेसिस पे फिर फाइनली अपना केरला बन चुका था। ठीक है,
केरला टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यार लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, लैंग्वेज का भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंस यहाँ पर है। ठीक है, तो मलयालम लैंग्वेज का ये केरलम वर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये सीन है भाई। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। लेट्स सी क्या सीन होता है। अ ट्रायल कोर्ट, अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट वी ऑल नो। सो ठीक है, अ ट्रायल कोर्ट recently granted bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who is facing charges under the Prevention of Money Laundering Act, जिसको अपन शॉर्ट में PMLA एक्ट बोलते हैं। However, the order was stayed। अब इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी थी कि यार ऑर्डर को स्टे क्यों कर दिया गया, जब एक बार उनको बेल मिल रही थी इसमें, तो स्टे क्यों कर दिया गया? तब फिर बात आती है कि यार ये जो पीएमएलए है ना, ये नॉर्मल लॉज की तरह नहीं है, ये थोड़े से इसके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की जरूरत क्या थी? यार देखो, पीएमएलए की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ना एक ऑर्डिनरी इंसान क्राइम नहीं कमिट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सोच समझ के बहुत ही प्री मेडिएटेड वे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्राइम्स कमिट किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब बेल की बात आती है तो बेल वाले प्रोविजंस भी थोड़े स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, राइट? और उसी के बारे में आज अपन यहाँ देखने वाले हैं। कोर्ट पे इसका क्या कहना है, कोर्ट का इस इंस्ट्रिंजेंट प्रोविजंस पे क्या कहना है, लेट्स सी। पहले तो समझते हैं कि सेक्शन 45 पीएमएलए का क्या बात करता है, लेट्स सी। सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए मेक्स बेल एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल। इट मेक्स बेल एन एक्सेप्शन रादर देन अ रूल। देखो यार, जब मैं ये बोल रही हूँ कि बेल इज अ रूल, मतलब आपको बेल तो देना ही है, एक्सेप्शनल केसेस में मत दो। पर 45 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बेल आपका एक्सेप्शन, बेल इज एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल। ठीक है, इट मेक्स बेल एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल। दिस इज नॉट योर रूल। ऐसा नहीं कि हर केस में बेल मिल जाएगा, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में आपको बेल मिलेगी। ठीक है, ठीक है। इट मैंडेट्स हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन ऑल बेल एप्लीकेशंस एंड रिक्वायर्स द कोर्ट टू अप्लाई द ट्विन टेस्ट। नाउ दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है कि भाई जब भी ऐसी बेल वाली प्रोसीडिंग चल रही होती है ना, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के साथ साथ कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि यार ये ट्विन टेस्ट, there's a टेस्ट जिसमें दो स्टेप्स होती है, ठीक है, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, सिंपल। व्हेन द प्रोसिक्यूटर अपोजेस द बेल, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल को अपोज करता है तब जाके कोर्ट ही वाले टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अब इस टेस्ट में क्या है, कोर्ट को क्या क्या चेक करना पड़ता है, एक बार देख लेते हैं। चलो, ट्विन टेस्ट, तो भाई इन दोनों ग्राउंड्स पे कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि बेल दी जाए या नहीं दी जाए। लेट्स सी, रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। क्या कोर्ट के पास ऐसे कोई ग्राउंड्स है क्या ये बिलीव करने के लिए कि अक्यूज गिल्टी नहीं है? दिस इज वन। सेकेंड, द अक्यूज्ड इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जब वो बेल, अगर हम उसको रिहा कर देते हैं बेल पर, उसको छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं, तो क्या वो कोई ऑफेंस नहीं कमिट करेगा? क्या इसकी श्योरिटी है, या कितनी चांसेस है कि वो ऑफेंस कमिट नहीं करेगा? अगर ज्यादा चांसेस है तो आप उसको बेल पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये दो कंडीशंस समहाउ सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बोल सकते हो कि ट्विन टेस्ट अपना, कोर्ट इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, दो कंडीशंस को चेक करेंगे और तभी बेल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, दिस इज द केस। नाउ क्या क्या जरूरत क्या है ऐसे, मतलब इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाने की, देख लेते हैं। पहला, सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस। तो भाई हमको पता है कि यहाँ पर ऑफेंसेस बहुत ही सीवियर होते हैं, राइट? क्यों होते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग ऑफन इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंशियल, इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल इंडिविजुअल्स हु कमिट द क्राइम विद प्रीमेडिएशन। पहले से सोच विचार करके ये सारे इंडिविजुअल्स, इनके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे होते हैं और ये पहले से ही प्रीमेडिएट करके दे मेक डिटेक्शन एंड एविडेंस गैदरिंग चैलेंजिंग। ठीक है, इनकी प्लानिंग इतनी सही होती है कि हल्का सा भी आप शक नहीं कर सकते, या डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एविडेंस उसको छुपा देते हैं, तो इससे ना पूरा केस बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड दैट इज द रीजन इन चीजों को थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का इस पे क्या आर्गुमेंट होता है, देखो, द sophisticated methods used in money laundering which can pose a significant threat to national security and financial systems। तो भाई इन केसेस को स्ट्रिक्टली ही डील करो, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी पर और फाइनेंशियल सिस्टम्स पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। Then, judicial precedents. The Supreme Court has upheld stringent bail conditions, emphasizing the need to apply the twin test rigorously to prevent misuse of bail provisions in serious offenses like money laundering. Supreme Court ने ऐसे बहुत सारे केसेस में बोला है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में स्पेशली
जो इतने सीरियस केसेस हैं वहां पर हम ट्विन टेस्ट अप्लाई करे बिना तो बेल नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इसीलिए वी हैव दी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस। आई नो बहुत बार ये कंट्रोवर्सी में रहता है कि यार बाकी लॉज में अलग और इसमें अलग क्यों। दीज आर द रीजंस, इसीलिए, ठीक है। अभी ईडी, बहुत बार हम सुन रहे हैं ना, जब ये कंट्रोवर्सी की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद ईडी की प्रोसीडिंग्स चल रही है कौन ईडी? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, व्हाट इज इट? लेट्स सी। सो बेसिकली इट्स एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है। कहाँ पर है? इट इज एस्टैब्लिश इन दिल्ली। कब एस्टैब्लिश हुई? 1 मई 1956 को, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो भाई देखो, जब भी लोकल पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट की जाती है, एफआईआर की जाती है, तब अगर क्राइम प्रोसीड्स ओवर एंड अबव 1 CR है, 1 करोड़ से ऊपर है, देन इन दैट केस ईडी स्टेप्स इन, ठीक है। ईडी का काम, ईडी का रोल वहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टू एनफोर्स, अच्छा इनका काम क्या है मेनली? टू एनफोर्स इकोनॉमिक लॉज इन इंडिया। इकोनॉमिक लॉज कौन कौन से? मेजरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, वन इज फेमा एंड द अदर वन इज पीएमएलए। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए, ठीक है ना। इन दोनों एक्ट्स को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी पूरी पूरी ईडी की होती है, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने ऐसे डिसीजंस दिए हैं जहां पर उन्होंने ईडी के इन पावर्स को अपहेल्ड किया है। पीएमएलए में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को भी अपहेल्ड किया है। अच्छा बहुत बार क्या होता है ना, लोग ना इस टाइप के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को चैलेंज कर देते हैं कि सर हमारे तो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये तो गलत है, हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ऑल ऑफ दैट। तो कोर्ट ने ऐसे मैटर्स को कंसिडर करते हुए बोला, लेट्स सी क्या बोला। फर्स्ट केस वाज विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है, जिसमें कोर्ट बोलते हैं all the provisions in the PMLA have a reasonable nexus with the object sought to be achieved by the act to prevent money laundering। तो भाई एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पे यहाँ पे बात हुई थी कि एक्ट बिल्कुल सही नहीं है, हमारी राइट्स को वायलेट करता है। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं यार, जितने भी प्रोविजंस है ना, उनका रीजनेबल नेक्सस है, एक कनेक्शन है ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, इसीलिए ये सारे प्रोविजंस है। कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, ठीक। फिर एक और केस आया 2019 में, पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसमें बोला गया कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में विच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस ऑफ प्लेसमेंट एंड लेयरिंग ऑफ फंड्स, कहाँ पैसे लगाना है, कैसे रखना है, ऑल ऑफ दैट, अ सिस्टमैटिक एंड एनालाइज इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर भी एक एंटिसिपेटरी बेल की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने मना कर दिया, भाई अगर बेल दे देंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगी ही नहीं। इसीलिए इसीलिए जरूरत है कि यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में और एनालाइज वे, सिस्टमैटिक एंड एनालाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बेल फिर रिजेक्ट कर दी थी। ऐसा ही कुछ अपने केस में भी हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द रैशनल बिहाइंड हैविंग सच स्ट्रिक्ट प्रोविजंस फॉर बेल अंडर पीएमएलए, ठीक है। दिस इज द केस। चलो भाई, थर्ड वन, असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024। तो हमको पता है हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के सीएम है, उन्होंने इस नए मूव को अच्छा खासा सपोर्ट किया है, ठीक है। वहां पर एक नई पॉलिसी आ चुकी है असम में, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। इसके लिए काफी सारे वो लोग रूल्स भी लेकर आए हैं, ठीक है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हमको पता है ना, विटनेसेस होते हैं, वो देखा है मूवीज में, जब विटनेस बॉक्स होता है उसमें विटनेस होते हैं, वो पूरी टेस्टिमनी देते हैं, उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, ऑफेंस कैसे हुआ, ऑल ऑफ दैट, राइट। बहुत बार इन विटनेसेस को कुछ थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो अक्यूज्ड है, जिसके अगेंस्ट वो बोल रहे हैं, वो उनको डरा सकता है, धमका सकता है, एविडेंसेस के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, टैम्पर कर सकता है, उन सारी चीजों से डील करने के लिए, ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही फेयर वे में चले, असम हैज कम अप विद दिस न्यू पॉलिसी, ठीक है, दिस न्यू स्कीम। और असम ऐसा पहला स्टेट है जो ऐसी कोई स्कीम लेकर आया है। सो लेट्स सी स्कीम, व्हाट इज द स्कीम ऑल अबाउट, ठीक है। Why is this scheme important? देखते हैं एक बार। The Assam cabinet started the Assam Witness Protection Scheme। क्यों? ताकि criminal justice system अच्छे वे में, fair वे में चल सके। This action is in line with section 398 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। You remember, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता replaces CRPC, ठीक है। तो उसके सेक्शन 398 के लाइन में ही ये वाली स्कीम आई है, जहां पर विटनेस को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है, and is meant to make evidence in court cases safer and more trusting। सही बात है, विटनेसेस अगर बिना किसी डर या दबाव के अपने एविडेंसेस देंगे, तो वो और ज्यादा सेफ भी रहेंगे और आप उन एविडेंसेस पे ट्रस्ट भी कर सकते हो, राइट। दैट इज अ थिंग।
अब यार देखते हैं व्हाट इज द स्कीम ऑल अबाउट। टू कीप विटनेसेस इन क्रिमिनल केसेस फ्री फ्रॉम थ्रेट्स एंड हैरेसमेंट, इसीलिए ये स्कीम आई है। ठीक है, अब होगा क्या इसमें? एज पार्ट ऑफ द प्लान, विटनेसेस आर केप्ट एनोनिमस, उनका नाम वाम नहीं बताया जाएगा। मूव्ड एंड गिवन पुलिस प्रोटेक्शन एंड गिवन मनी इफ द नीडेड। ठीक है, तो हर तरह से उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जाएगी। इट ऑल्सो स्ट्रेसेस दैट विटनेस नेम्स शुड बी केप्ट सीक्रेट, विटनेसेस के नाम को सीक्रेट रखा जाएगा। पुलिस को पावर्स दिए जाएंगे कि वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं, कुछ रूल्स फॉलो भी करवा सकते हैं। एंड इंक्लूड्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टूल्स टू चेक द प्रोटेक्शन मेजर्स, कि भाई सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें स्कीम के अंदर हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, क्या क्या प्रोटेक्टिंग मेजर्स हैं वो भी अपन देखेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है। कैसे किया है भाई? पहली बात तो विटनेस को जब भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, देन इन दैट केस वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, द प्लान लेट्स विटनेस आस्क फॉर सेफ्टी थ्रू अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी, उनके पास ये विटनेस जा सकता है। ठीक है, हेल्प मांगने के लिए। देन देयर इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इन चार्ज ऑफ दिस अथॉरिटी, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम अदर मेंबर्स आल्सो। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो इस अथॉरिटी के हेड रहेंगे। ठीक है, अब यार मेथड ऐसा बोलता है कि आप विटनेसेस को ना तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, ए बी या सी, डिपेंडिंग अपॉन कितनी केस की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, उस हिसाब से आप इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, ए बी एंड सी। ठीक है, और उस हिसाब से फिर आप सिचुएशन को टैकल करोगे। ठीक, तो ऐसा कुछ स्कीम बता रही है। ठीक है, कि इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। राइट, देन बात करी जाए भाई प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है, कैसे हैं, उनको फंड्स वंड दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। लेट्स सी। तो भाई जब भी ट्रायल्स होंगे तो कैमरा में होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, इन कैमरा ट्रायल्स होगा। ठीक है, ताकि हर चीज बहुत ही फेयर मैनर में चले। पुटिंग इन सिक्योरिटी सिस्टम्स एट विटनेस होम्स, उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह सिक्योरिटी मेजर्स ले जा सकते हैं, राइट, इंस्टॉल किए जा सकते हैं सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस। देन इवन मूविंग देम टेम्पोरली, अगर जरूरत होती है तो उनको टाइम बेइंग के लिए कहीं और भी रख लिया जाएगा, विटनेसेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है, which will also create and oversee a special fund to help with these steps। तो एक स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटी बनी है जो इन सारी चीजों के लिए एक फंड भी तैयार करेंगी। ठीक है, और प्रॉपर मॉनिटरिंग देखने वाली है। अच्छी स्कीम है, गुड। नाउ so that was about Assam. Now let's move to Thailand। थाईलैंड का क्या सीन है? They've legalized same sex marriage। अभी तक बिल आ चुका है, अप्रूवल बची है अभी किंग से, बट हाँ बिल तो आ चुका है। बिल की प्रोविजंस क्या है एक बार देख लेते हैं। The Thai Senate recently approved the Marriage Equality Bill, and it has the potential to make Thailand the first country in Southeast Asia to legalize same-sex marriage। अगर approval मिल जाता है, then Thailand becomes the first country in Southeast Asia to legalize same-sex marriage। ठीक है, देखते हैं भाई बिल की प्रोविजंस क्या है। बिल के प्रोविजंस है, पहली बात तो बिल बात करता है टू रिप्लेस जेंडर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल मेन विमेन, इनको हटाकर अब होगी जेंडर न्यूट्रल एडजेक्टिव्स या फिर टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, सच एज स्पाउस एंड पर्सन, इस टाइप के वर्ड्स अब यूज किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देन अच्छा, ये वर्ड्स क्यों यूज किए जा रहे हैं? ताकि आराम से होमोसेक्सुअल्स अब वो लोग उनके हिसाब से वो भी इस एक्ट में अब फॉल कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं के लिए ताकि वो अब सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं, सिंपल। एक्सपैंड्स राइट्स दैट वर ट्रेडिशनली रिजर्व फॉर हेटेरोसेक्सुअल कपल्स। तो अब ये सारे राइट्स सेम सेक्स कपल्स को भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल राइट्स रिलेटेड टू योर इनहेरिटेंस, कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं या फिर कुछ अडॉप्शन से रिलेटेड, ये सारे राइट्स अब जो पहले होमो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को मिलते थे अब वो होमोसेक्सुअल कपल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं, विच इज अ वेरी गुड मूव अगेन, राइट। तो ये सब पॉसिबल हो पाया इन द लाइट ऑफ द ग्रोइंग, what should I say, the growing acceptance of the LGBTQ rights in Thai culture। ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इसे बहुत सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और अच्छे से मतलब फेवरेबल रिसेप्शन है वहाँ पर इसका। ठीक है, बस उसी हिसाब से बिल आ चुका है, और लेट्स सी अप्रूव हुआ तो थाईलैंड बन जाएगी पहली कंट्री। ठीक है, इसे लीगलाइज करने के लिए सेम सेक्स मैरिज को। देखते हैं, अपने लिए इस पे पैसेजेस आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, दैट इज व्हाई आई कवर्ड दिस। ठीक है, देन अगर इसको कंपेयर किया जाए दूसरी कंट्रीज से, तो भाई दूसरी कंट्रीज में अदर्स इन एशिया कंटिन्यू टू टेक अ मोर कंजर्वेटिव स्टैंड ऑन द टॉपिक ऑफ मैरिज इक्वालिटी।
इंडिया की ही बात कर ले तो हमने देखा ना अक्टूबर में जब डिसीजन आया था तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही कंजर्वेटिव स्टांस बोल सकते हो। हालांकि कोर्ट ने फिर भी कोशिश करी कि एक मिड वे ढूंढा जा सके, तो उन्होंने सिविल यूनियंस को अलाउ कर दिया था। हालांकि सेम सेक्स मैरिज पर अभी अलाउ नहीं किया था, कंसिडरिंग द द कल्चर एंड एवरीथिंग। तो ये सीन है अभी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, जहाँ पर ये अभी अलाउड नहीं है। ठीक है। तो एनीवेज थाईलैंड में इसे प्रमोट किया जा रहा है, तो वहां पे बिल आ चुका है। ठीक है। दिस इज द केस। एंटी चीटिंग अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट जल्दी से उसके बस कुछ प्रोविजन देखते हैं एकदम ब्रीफली, विल कवर दिस। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो भाई, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी चीटिंग एक्ट अमिड्स ऑनगोइंग पेपर लीक्स देखा था अपन ने, राइट। एंड काफी सारे हमने ओपिनियंस भी इसमें शेयर करे थे अपने, राइट। जस्ट कि यार ये डैमेज कंट्रोल है या एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है, राइट। ओके, चलो। तो भाई, द लॉ एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स पब्लिक एग्जामिनेशंस में ना हो, इसलिए ये वाला लॉ आया था। एंड टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी टू द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम, इसलिए इस बिल को लाया गया था फरवरी में। एक्ट बन गया था, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट ने इसको साइन किया, ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया, एंड फाइनली 21 जून को इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। ठीक है। अब uh, पूरा नाम उसका ये था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। अनफेयर मींस की बात करिए तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ठीक है, विच यू गाइस कैन ऑफ कोर्स रेफर टू। जैसे कि पेपर लीक, आंसर की का लीक होना। ठीक है। पार्टिसिपेशन कोल्यूजन, आप साथ में ग्रुप बनाकर पेपर लीक वगैरह करवा रहे हो, नॉट अलाउड। एक्सेसिंग और टेकिंग पोजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर और ओएमआर रिस्पॉन्स शीट विदाउट अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं है फिर भी आप ले रहे हो। देन प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस, इन सारी चीजों के सोल्यूशन देना अनऑथराइज मैनर में, नॉट अलाउड। कैंडिडेट को किसी भी तरह से असिस्ट करना। ठीक है। देन अनफेयर मीन्स में ये सारी चीजें भी आती है जब आप आंसर शीट के साथ टैंपर करते हो या विलफुली नॉर्म्स को वायलेट करते हो, या फिर इफ यू टैम्पर विद एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़खानी, या फिर डेलिबरेट वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आती हैं। इसी के अलावा टैम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क, मैनिपुलेशन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ लिबर्टी ऑफ द पर्संस एसोसिएटेड विद द कंडक्शन ऑफ एग्जाम्स, उनके साथ कुछ करना, क्रिएशन ऑफ फेक वेबसाइट्स एंड कंडक्ट ऑफ फेक एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें अनफेयर मीन्स में आती हैं। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, पैसेज अच्छे से आ सकता है इन पे। ठीक है। तो इन टर्म्स का, इन चीजों का ध्यान रखना। देन एग्जाम्स कौन कौन से कवर्ड हैं? ऐसे सारे एग्जाम जो ये सारी अथॉरिटीज करवाती हैं, जैसे यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, आईबीपीएस जो कि बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, एंड एनटीए। ठीक है, जो अभी काफी चर्चा में है, राइट। तो अगर ये सारे एग्जाम्स इन सारे इंस्टीट्यूट्स ने, अथॉरिटीज ने करवाए हैं, तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, उन पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है। देन पेनल्टी की अगर बात करें तो भाई सबसे कम पेनल्टी है 3 साल से 5 साल के लिए इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि ये सारे अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं। और अगर ग्रुप में ये पूरा काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, देन पेनल्टी वुड बी 10 years इन जेल एंड फाइन ऑफ अप टू 1 crore rupees। ठीक है, काफी स्ट्रिंजेंट है, जरूरत भी थी। और यहाँ पे सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, मतलब आप बेल नहीं मांग सकते एज अ मैटर ऑफ राइट। कॉग्निजेबल है मतलब पुलिस इन इन केसेस में जाके अरेस्ट भी कर सकती है, और वहां जाकर इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, दैट टू विदाउट अ वारंट। एंड देन दे आर नॉन कंपाउंडेबल, मतलब ऐसे केसेस में द कंप्लेनेंट कैन नॉट विड्रॉ द कंप्लेंट, कॉम्प्रोमाइज नहीं अलाउड है। ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर एंटी चीटिंग बिल। अब अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो भाई रिजर्वेशन का क्या मैटर है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। बिहार में रिजर्वेशन आया था, हमको पता है, वहां के असेंबली ने 2 बिल्स पास किए थे जिससे रिजर्वेशन अच्छे खासे परसेंट से हाइक हो गया था उसमें, राइट। पहले 50 था, अब हो गया था 65%। ऑब्वियसली बात है, 50 से जब 65 होगा तो चैलेंज तो किया जाएगा, एज इट वॉज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा था, तो पिटिशन फाइल की जाती है और कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया जाता है। हमें ये पता है कि ये सब क्यों किया गया था। इलेक्शन से पहले बिहार कास्ट सेंसस हुआ था, राइट। उसमें देखा गया कि यार ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है ये बहुत ज्यादा है, तो उनको रिजर्वेशन भी ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। इस बेसिस पे, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे उन्होंने ज्यादा रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दिया। जब रिजर्वेशन ज्यादा दिया तो सीलिंग लिमिट क्रॉस हो गई, क्रॉस हुई तो चैलेंज हुआ, चैलेंज हुआ तो भाई केस बन जाता है गौरव कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
जहां पर पेटिशनर जाते हैं कि सर ये जो इंक्रीमेंट है ना, ये हमारे आर्टिकल 14, 15 और 16 के वायलेशन में है, ठीक है। देन गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द इंक्रीज इन रिजर्वेशन वाज डन इन परसुएंस ऑफ कास्ट सर्वे रिपोर्ट, जिसको कोर्ट ने बोल दिया सही नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं कोर्ट का इस पे क्या कहना है। पटना हाईकोर्ट में जब ये केस जाता है तो पटना हाईकोर्ट का कहना होता है भाई, पहली बात तो बेंच रूल्ड इन फेवर ऑफ द पेटिशनर्स, उन्होंने कहा बिल्कुल वायलेशन है। कोर्ट ने ये भी बोला कि इंदिरा स्वामी जजमेंट में सीलिंग लिमिट ऑफ रिजर्वेशन वाज 50%, आपने क्रॉस कैसे किया, नॉट अलाउड। उन्होंने बोला 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 वर एग्जामिन्ड बाय द डिवीजन बेंच, और इसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। यार बहुत डिटेल में अपन इन तीन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम बहुत ही डिटेल में in the separate videos. Do not worry, I'll attach the link of the 3 videos in the description box. ठीक है, तो वहां से देख सकते हो। Then the latest one, Bombay High Court upholds hijab ban in Mumbai College, ठीक है, जहां पे उन्होंने कहा ड्रेस कोड ensures uniformity among students। क्या था मैटर, तो भाई बॉम्बे के कॉलेज में, चेंबर्स कॉलेज, एनजी आचार्य एंड डी के मराठे कॉलेज में एक ड्रेस कोड लाया जाता है, और उसमें जितने भी तरह के रिलीजियस आइडेंटिफायर्स होते हैं जैसे कि निकाब, हिजाब या फिर बुर्का, ऑल ऑफ दीज वर प्रोहिबिटेड। स्टूडेंट्स ये नहीं पहन सकते थे। अब स्टूडेंट्स को गुस्सा आया, वो लोग चले गए पिटिशन फाइल करने, कहाँ पर, सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट। उन्होंने बोला सर ये तो गलत है, इससे क्योंकि हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वायलेट हो रही है, आप हमें स्कूल आने से रोक रहे हो, यू आर इम्पीडिंग आवर एक्सेस टू एजुकेशन, और साथ ही में आप यूजीसी की गाइडलाइंस का भी वायलेशन कर रहे हो। ये 3 ग्राउंड्स पे कुछ 9 स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहना है इस पे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा भाई देखो, अच्छा मूव है, चलने दो। उन्होंने कहा कि द ड्रेस कोड इशूड बाय द कॉलेज वाज इन लार्जर एकेडमिक इंटरेस्ट एंड इज नॉट वैलिड ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 25। आपका राइट टू रिलीजन पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, और आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोली। और ये जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट पे रिलाई करते हुए ये सब बोली, ठीक है, जिसमें भी उन्होंने हिजाब बैन को अपेंड कर दिया था। Applicable to all the students irrespective of their caste, creed and religion, so they do not violate the UGC guidelines। उन्होंने कहा यार सारे बच्चों पे ये एप्लीकेबल है, ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ मुस्लिम को हिजाब पहनने से रोका, ऐसा तो नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को हम ये बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए बच्चों के इंटरेस्ट में, तो यूजीसी के वायलेशन में तो ये नहीं है, ये चीज कोर्ट ने बोली। एंड देन कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी जब कुछ साल पहले 2022 में जब ऐसा कुछ मैटर वहां पर आया था, जब गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बैन कर दिया गया था, हिजाब बैन कर दिया था, तब कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही बोला था कि भाई why do we have this when the dress code when prescribed for all students was intended to treat them as one homogeneous class so as to serve constitutional secularism, ठीक है। ये चीज उन्होंने बोली थी और हिजाब बैन को अपील कर दिया था, ठीक है। इसी पर रिलाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे बैन को अपील किया, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। So in a way today we've completed 7 topics, right? सारे ही काम के हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सी थी, अच्छी अच्छी थी इन पे। एक बार देख लेना, यू नो लास्ट की जो 3 है उनकी लिंक you'll find in the description box, और that's it, prepare them well, ठीक है। एंड so that you're comfortable with the passages, अगर इन पे कोई भी पैसेज आते हैं तो हम comfortably उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। that is the thing। So this is it for today। Thank you so much, everyone. Do let me know how did you find the session, and that's it for now. Thank you so much. I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Thank you.